हेलो एंड वेलकम टू हिंद खोज डिक्शनरी। स्वागत है आप सबका आज के हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेशन में। राइट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस टॉपिक के रिलेटेड पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। उम्मीद है आप सब ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप लिंक को रेफर कर सकते हो। राइट, आज हम इसी सेम टॉपिक का पार्ट 2 लाए हैं। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आएगा। जितने भी क्वेश्चंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, आपको एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए ये सारे के सारे वर्ड्स काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन और देखते हैं हमारा आज का सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। सबसे फर्स्ट हम लेते हैं इस सेंटेंस को, unfair advantages for members of one's own family। for members of one's own family है, राइट, अपने ही परिवार के सदस्यों के लिए अनुचित लाभ। अब इस मीनिंग का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ऑप्शंस देखते हैं, समझते हैं और राइट आंसर सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म यानी क्या होता है, एक ऐसी फीलिंग, अ फीलिंग दैट गुड थिंग्स विल हैपन, उसे कहा जाता है ऑप्टिमिज्म। दैट गुड थिंग्स विल हैपन, उसे ऑप्टिमिज्म कहा जाता है। राइट, यानी आशावाद जिसे के कहते हैं, कुछ अच्छा होगा, कुछ चीज ऐसी होगी जो कि सक्सेसफुल रहेगी, भविष्य की सफलता में जिन्हें विश्वास होता है। राइट, वो होता है ऑप्टिमिज्म। ऑप्शन बी है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म वर्ड सुना होगा कई लोगों ने। प्लेगरिज्म यानी साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी यानी एन एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन्स आइडिया या फिर वर्क या फिर उनके शब्द, किसी और के कार्य को, किसी और के वर्ड्स को कॉपी करना, ऐसा दिखा के कि वो आपका खुद का है जबकि आपने वो कहीं और से कॉपी किया हो। राइट, an act of copying, an act of copying। राइट, क्या हो सकता है, आइडिया कॉपी किया हो सकता है या फिर किसी का कोई काम या फिर कोई शब्द, कुछ भी हो सकता है, उसे प्लेगरिज्म कहा जाता है, जहां पे हम कॉपी करते हैं और ऐसा दर्शाते हैं कि वो हमारा खुद का किया हुआ है। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म वर्ड हमने कई बार सुना होगा, जैसे अगर हम बॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो वहां भी कई बार इस वर्ड का यूज होता है। नेपोटिज्म यानी स्वजन पक्षपात, गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू योर ओन फैमिली मेंबर। राइट, आपके पास पोजीशन है, आपके पास वैसा पावर है जिसका आप अनड्यू एडवांटेज उठा के अपने फैमिली मेंबर को फेवर करते हैं। जैसे कैसे, उन्हें जॉब दे देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे उन्हें काम दिला के, जॉब दिला के, शायद उनमें उतना टैलेंट ना हो लेकिन क्योंकि आपकी पहचान के हैं, आपके फैमिली मेंबर के हैं और आप उस पावर और पोजीशन पे हो, इसीलिए आप उन्हें भी एक पोजीशन दे देते हैं। राइट, यस, वो होता है नेपोटिज्म। ऑप्शन डी है रीजनलिज्म यानी क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद क्या हुआ यहाँ पे, राइट, हर एक रीजन का एक अलग सिस्टम है, एक अलग थियरी है, एक अलग प्रैक्टिस है। जैसे इकोनॉमिकली हो सकता है, कल्चर वाइज हो सकता है, पॉलिटिकल वाइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे रीजनलिज्म कहा जाता है। अगर हम इंडिया में देखें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राइट, ये सारे रीजन्स है, हर जगह की एक अलग स्पेशलिटी है। नॉर्थ अलग है, साउथ अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनकी लैंग्वेजेस अलग है, डाइवर्सिफाइड है। राइट, तो उसे रीजनलिज्म कहा जाता है। राइट, यस, तो यहाँ अनफेयर एडवांटेजेस फॉर फैमिली मेंबर्स ऑफ वन्स ओन फैमिली, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, क्या था इस सेंटेंस का मीनिंग, परिवार के सदस्यों के लिए अनुचित लाभ। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपोटिज्म, क्योंकि वहां पे भी अनुचित लाभ लिया जा रहा है। राइट, अपने पावर और पोजीशन का यूज करके फैमिली मेंबर को फेवर किया जा रहा है, उन्हें जॉब दी जा रही है या उन्हें वो कार्य दिया जा रहा है जिनके लिए शायद वो सक्षम या केपेबल ना भी हो। राइट, एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज, तो
इस सेंटेंस का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नेपोटिज्म. नेपोटिज्म इज द राइट आंसर. यस, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. यस, जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखेंगे. राइट, ऑप्शन ए है प्लूटोक्रेसी यानी धनिक तंत्र, which means a country which is governed by richest people on it. Plutocracy क्या होता है? Which is governed by richest people in it, right? अब those richest people they use, क्या करते वो लोग उनकी wealth को use करते हैं for what? To buy political power. उस wealth से वो लोग political power को buy कर लेते हैं. उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्लूटोक्रेसी यानी द रिचेस्ट पीपल हु गवर्न, जो गवर्न करते हैं कंट्री को और पॉलिटिकल पावर उनके पैसों के दम पे खरीद लेते हैं. दैट इज प्लूटोक्रेसी. ऑप्शन डी है एरिस्टोक्रेसी. ध्यान से सुनेंगे. एरिस्टोक्रेसी यानी शिष्ट जन, पीपल born in the highest social class who have special titles, उसे एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है. क्या मीनिंग हुआ उसका? विच मीन्स ऐसे लोग जिन्हें पावर और पोजीशन उनके पूर्वज की नाम की वजह से मिल रहा है, उसे एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि उनके वो पूर्वज जो है उनके पास बहुत ही पावर है और वो उन्हीं बिरादरी में बॉर्न हुए हैं जो एरिस्टोक्रेट है. राइट, इसीलिए वो पूर्वज वो पावर को एरिस्टोक्रेट यानी नोबल्स को हैंड ओवर करते हैं. राइट, जिन्हें नोबल से एरिस्टोक्रेट कहा जाता है उनके बराबर वाले जो होते हैं उन्हें पास ऑन करते हैं. फिर उन एरिस्टोक्रेट को जो भी रिस्पेक्ट मिलती है वो पूर्वज की कमाई हुई होती है. राइट, जिसका उन्हें पूरा पूरा एडवांटेज मिलता है, उसे एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है, शिष्ट जन. राइट, फिर चाहे वो लोग अच्छा कार्य करें ना करें, लेकिन क्योंकि उनके पूर्वजों ने ऑलरेडी अच्छा काम कर लिया है, उनकी इतनी रिस्पेक्ट हो चुकी है कि वो उन्हें कैरी फॉरवर्ड होके मिल जाती है. ऑप्शन सी है ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी यानी एक तंत्र, अ कंट्री दैट इज रूल्ड बाय वन पर्सन, रूल्ड बाय वन पर्सन, उसे कहा जाता है वन पर्सन, उसे कहा जाता है ऑटोक्रेसी. सारे पावर्स जो है वो सिर्फ एक ही इंसान के पास है, वन पर्सन. फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सऊदी अरेबिया या फिर यूएई. राइट, दैट इज एन परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर ऑटोक्रेसी. ऑप्शन डी है डेमोक्रेसी. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. राइट, यानी लोकतंत्र या फिर जनतंत्र जिसे कि कहते हैं, द कंट्री वेयर one can vote to elect their representative, in which all the people of the country can vote to elect their representative. Government that is of the people, by the people and for the people. लोकतंत्र जिसे के कहते हैं उसे कहा जाता है डेमोक्रेसी, which means government of the people, by the people and for the people. तो हमें यहाँ क्लियरली समझ आ गया होगा कि ऑप्शन डी राइट आंसर है और ऑप्शन ए बी सी का मीनिंग होपफुली आप सबने अच्छे से समझा होगा. राइट, यस, आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट आता है द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल. अच्छे से समझेंगे इसको, यानी समुद्र तल से किसी वस्तु की ऊंचाई, समुद्र तल से किसी वस्तु की ऊंचाई. राइट, उस हाइट को क्या कहा जाता है? व्हाट इज इट कॉल्ड? ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए है एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई होता है. यस, एल्टीट्यूड यानी हाइट अबव सी लेवल. यही हुआ ना, सी लेवल की अबव यानी उसके ऊपर की हाइट. जैसे एक एग्जांपल ले तो, यू नीड टू कैरी ऑक्सीजन व्हेन यू आर क्लाइंबिंग हाई एल्टीट्यूड्स. क्या कैरी करना है? हाई एल्टीट्यूड्स पे अगर आप जा रहे हो तो प्लीज कैरी ऑक्सीजन. राइट, यस, ऑक्सीजन कैरी करना है. तो एल्टीट्यूड इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन ए. ओके, लेकिन बाकी के मीनिंग समझते हैं. ऑप्शन डी है सर्टिट्यूड यानी यकीन.
certitude यानी यकीन, a feeling of being certain, a feeling of being certain, उसे कहा जाता है certitude, यानी ऐसी कोई वस्तु जिस पर पूर्ण विश्वास हो। अब ऑप्शन सी और डी क्या है? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। समझते हैं, लैटिट्यूड क्या है? अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड देशांतर। कैसे समझेंगे? वैसे तो लैटिट्यूड क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस होता है, नॉर्थ से साउथ के बीच। ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छे से समझेंगे। समझिए, ये एक ग्लोब है, राइट? ग्लोब है। अब ये सेंटर लाइन, ये है इक्वेटर। ये क्या होगा? इक्वेटर। अब इसे हम इक्वेटर भी कहते हैं और इसे हम लैटिट्यूड भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? लैटिट्यूड, राइट? अब ये लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड यानी जो कि नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री, या राइट? उसके डिस्टेंस को डिवाइड करके उसे डिग्री में मेजर करता है। वैसे ही एक और लाइन लेते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन यानी के लॉन्गिट्यूड, यानी क्या हुआ? लॉन्गिट्यूड। ये क्या करता है? ये ईस्ट से वेस्ट को डिवाइड करता है और उसका डिस्टेंस मेजर करता है, राइट? डिग्रीज के टर्म में। क्लियर है? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड यानी ये हुआ, लॉन्गिट्यूड यानी ये लाइन जो आ रही है वो हुआ। ये ग्लोब के अंदर नॉर्थ से साउथ का जो डिस्टेंस मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री, वो लैटिट्यूड है, जिसे कि इक्वेटर भी कहा जाता है। और ये जो लाइन हम देख रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट का जो डिस्टेंस मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री, उसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। क्लियर है सबको? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। यस, वेरी गुड। तो हमें वैसे ही पता चल गया द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट सी लेवल, उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, एल्टीट्यूड, राइट? ऊंचाई जिसे के कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विच इज एल्टीट्यूड। क्लियर है सबको? यस एवरीवन, वेरी गुड। नेक्स्ट लेते हैं, अगला सेंटेंस क्या है? वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स। क्या हुआ? जो गलती नहीं करता उसे क्या कहते हैं? जो गलती नहीं करता। वन हु डज नॉट मेक एनी मिस्टेक्स। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है पेसिमिस्ट, यानी निराशावादी। ऐसा पर्सन जो हमेशा ऐसा ही एक्सपेक्ट करता है, कुछ बुरा ही होगा, कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, या फिर वो ऐसा ही सोचेगा सक्सेस तो नहीं ही हो सकता, इट विल बी अ फेलियर, उसे पेसिमिस्ट कहा जाता है। पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स बैड थिंग्स, राइट? हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स बैड थिंग और समथिंग ऐसा which will not be successful, right? Something unsuccessful, वो ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं, उन्हें पेसिमिस्ट कहा जाता है। अब ऑप्शन बी है ऑप्टिमिस्ट। तो अगर पेसिमिस्ट को निराशावादी कहा जाता है, ऐसा जो नेगेटिव डायरेक्शन में सोचते हैं, तो उसका अपोजिट ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी होता है। अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स गुड थिंग्स, या फिर कुछ अच्छा ही होगा, सक्सेस इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, इज डेफिनेटली गोइंग टू कम, जो पॉजिटिव सोच रखते हैं उसे ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है, राइट? एक था पेसिमिस्ट यानी नेगेटिव, और ऑप्टिमिस्ट एक पॉजिटिव वर्ड है। याद रहेगा ना ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट? वेरी गुड। ऑप्शन सी है इनफॉलिबल, यानी अचूक। इनफॉलिबल यानी अचूक, ऐसा who is never wrong, never wrong, और फिर never making any mistakes, never making any mistakes, उसे infallible कहा जाता है, right? Who is always doing what it is supposed to be, वो वही कर रहे हैं जैसा जो होना चाहिए, उनसे कभी कोई गलतियां नहीं होगी, कुछ भी गलत नहीं करेंगे, वो लोग अचूक हैं, उन्हें कहा जाता है infallible. One who does not make mistakes, right? Yes, option C here is the right answer. लेकिन एक बार ऑप्शन डी भी देख लेंगे।
ऑप्शन डी है हिपोक्रेट। कई बार हमने ये वर्ड सुना होगा, हिपोक्रेट यानी पाखंडी होता है। A person who pretends to have moral standards or opinions but he does not actually have any। ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंड करता है, हाँ उनका ओपिनियन है, उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सच एंड हिपोक्रेट, हम कई बार कहते हैं ना, दिखाता कुछ है और है कुछ और ही, राइट। A person who pretends, right, to have moral standards or opinions or anything as such, but in reality ऐसा नहीं होता है। So the right answer here is option C, infallible यानी अचूक, one who never make any mistakes, who does not make mistakes। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। एक परिवार से संबंधित शासकों का उत्तराधिकारी, क्या कहते हैं उससे? एक ऐसा रूलर जो एक ही परिवार को बिलोंग करता है, एक ही फैमिली को बिलोंग करता है, राइट। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है डायनेस्टी। डायनेस्टी यानी राजवंश, ठीक है, राजवंश हिंदी में कहते हैं, लेकिन डायनेस्टी का मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में? डायनेस्टी यानी एक ही परिवार में जन्मे शासकों की श्रेणी, राइट। A series of rulers of a country who belongs to the same family। Dynasty क्या होता है? Who belongs to same family, belongs to same family, उसे हम डायनेस्टी कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले तो हम इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक तो चोला डायनेस्टी का, राइट, हिस्ट्री के हिसाब से, या फिर अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो हम क्वीन एलिजाबेथ का भी एग्जांपल ले सकते हैं। वो डायनेस्टी है, सेम फैमिली के पर्संस रूल करते जा रहे हैं। एलिजाबेथ है, क्वीन एलिजाबेथ, उनके सन है, उनके ग्रैंडसन है, राइट, कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा वो, दैट्स अ डायनेस्टी, सक्सेशन ऑफ द रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली। तो ये राइट आंसर भी है वैसे तो, लेकिन बाकी के ऑप्शंस भी एक बार देख लेंगे। ऑप्शन बी है लीनिएज यानी वंशावली। वंशावली यानी पूर्वज के वंशज के रूप में जो होता है, राइट, द सीरीज ऑफ फैमिली दैट समबडी कम्स फ्रॉम ओरिजिनली, राइट, कम्स फ्रॉम ओरिजिनली। जैसे अगर हम कहें सिंस 300 years दिस रिलेशन इज कमिंग अप, चलती आ रही है, चलते आ रहे, सेम फैमिली को बिलोंग करते ही जा रहे हैं, तो वो होता है लीनिएज। ओके, ऑप्शन सी है एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स यानी कौन होते हैं? हमारी पुरखे, पूर्वज, राइट, द फैमिली और द रेस ऑफ फैमिली दैट यू कम फ्रॉम, राइट, वो होता है एंसेस्टर्स, फैमिली दैट यू कम फ्रॉम, राइट। ये तो सबको पता होगा, कहते हैं ना पुरखों से पुरखे, उससे ही काफी सारी चीजें रिलेट हो जाती है, तो उसे एंसेस्ट्री कहा जाता है। लास्ट में हमारा ऑप्शन डी है प्रोजेनी। प्रोजेनी यानी संतान, यानी अ पर्सन चिल्ड्रन हो सकता है, वो पर्सन इंसान का, किड या बच्चा हो सकता है, या फिर वो एनिमल का भी किड हो सकता है, राइट, एनिमल का, या फिर वो प्लांट्स का भी हो सकता है, किसी का भी, एकदम छोटा सा जो बेबी रहता है उसे प्रोजेनी कहा जाता है, राइट, यस। तो द राइट आंसर जैसे सबको पता ही है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डायनेस्टी। ऑप्शन ए डायनेस्टी इज द राइट आंसर हियर, राइट, सक्सेशन ऑफ द रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, राइट, एक ही परिवार से संबंधित जो शासक होते हैं, शासकों का जो उत्तराधिकारी होता है, उसे कहा जाता है डायनेस्टी। फिर हमारा अगला सेंटेंस है एनीथिंग व्हिच इज नो लॉन्गर इन यूज। कुछ भी जो अब उपयोग में नहीं है, एनीथिंग दैट इज नॉट इन यूज यानी कुछ भी ऐसा जो उपयोग में नहीं है, क्या कहते हैं उसे, जो उपयोग में नहीं है। ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर यानी अंधेरा या फिर धुंधला, ऐसा जो आसानी से समझ में नहीं आता, not easy to understand, not easy to understand or not easy to see,
ना उसे देखना ना समझना आसान नहीं होता, धुंधला होता है। ऑप्शन बी है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट यानी यस, ऑब्सोलीट यानी अप्रचलित या फिर पुराना। नो लॉन्गर यूजफुल, विच इज नो लॉन्गर यूजफुल, उसे कहा जाता है ऑब्सोलीट। ओके, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको, बहुत ही समझ अच्छे से आ जाएगा। ऑब्सोलीट का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे हम सोनी वॉकमैन का। सोनी के जो वॉकमैन है राइट, विच इज समथिंग, क्या हुआ, नो लॉन्गर यूजफुल है, समथिंग दैट वाज इन्वेंटेड लॉन्ग बैक, राइट। अब उससे कुछ इतना बेहतर आ गया है कि अब कोई भी सोनी के वॉकमैन यूज नहीं कर रहा, राइट। तो वो एब्सोल्यूट हो गया, विच हैज नो वैल्यू, पुराना है, नो लॉन्गर इन यूज। ठीक है, अब इसमें हम 1000 रुपीज नोट्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं। डिमोनेटाइजेशन के आने के बाद क्या हुआ, 1000 रुपीज नोट इज नो लॉन्गर इन यूज, करेक्ट। क्लियर है सबको, एब्सोल्यूट क्या होता है, विच इज नो लॉन्गर इन यूज। क्लियर, सोनी वॉकमैन है, 1000 रुपी नोट है या फिर 1 रुपी नोट है, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमें इसके वर्ड से रिलेटेड मिल सकते हैं। ओके, ऑप्शन सी है प्रिस्टाइन यानी प्राचीन, जो जैसा था वैसा ही है, प्रिस्टाइन, प्राचीन, राइट। ऑप्शन डी है लैप्स्ड। लैप्स्ड यानी बीत गया। ओके, बीत गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, ओ माय मेंबरशिप लैप्स्ड, मैं उसे रिन्यू करना भूल गई, आई फॉरगॉट टू रिन्यू, तो वो बीत गया, राइट, दैट इज लैप्स्ड। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, तो ऑप्शन बी, राइट, ऑब्सोलीट, विच इज नो लॉन्गर इन यूज। इसके लिए हमने एग्जांपल लिया सोनी के वॉकमैन, 1000 रुपीज के नोट या फिर 1 रुपी की नोट, कुछ भी। ओके, क्लियर है सबको, एवरीवन? यस, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एन एरर और मिसप्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग, क्या बोला जा रहा है, छपाई या लेखन। छपाई यानी प्रिंटिंग और लेखन यानी राइटिंग में एक श्रुति या गलत प्रिंट, उसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ या कुछ गलती हुई, एरर हुआ, राइट, उसे क्या कहेंगे। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है एजेंडा। एजेंडा यानी कार्यसूची, a list of items to be discussed, a list of items to be discussed at a meeting। एक लिस्ट बनाई जाती है जो कि मीटिंग में डिस्कस किए जाने वाले आइटम्स होती है, चीजें होती है या फिर बातें होती है, उसे एजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन बी है एक्सियम। एक्सियम यानी स्वयं सिद्ध। क्या होता है एक्सियम का मीनिंग, कुछ ऐसा जो फैक्ट है पर उसे प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। A rule or a principle that most people believe to be true, फैक्ट है, उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल क्या लेंगे, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, अब इसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, सन ईस्ट से राइज होता है, सबको दिखता है, दैट इज अ फैक्ट, राइट। या फिर हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। अगर हम यहाँ पे बनाए टू पैरेलल लाइंस, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये फैक्ट है, इसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसे हम एक्सियम कहते हैं। कुछ ऐसा रूल या कुछ ऐसा प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। ओके, यस। ऑप्शन सी है इरेटम। इरोटम यानी मुद्रण या लेखन में अशुद्धि या भूल, क्या समझ आया, ऑप्शन सी। अ मिस्टेक इन अ बुक, अ मिस्टेक इन अ बुक, उसे कहा जाता है इरोटम, राइट। जब कोई गलती हो जाती है, जब कोई मिस्टेक हो जाती है बुक में, तो उसे इरोटम कहा जाता है। ऑप्शन डी है जार्गन। जार्गन यानी शब्द जाल, विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। शब्द जाल यानी words or expressions that are used by a particular profession or group by people and are difficult for others to understand, difficult to understand,
कोई ग्रुप ऑफ पीपल या लोग उन सेंटेंसेस का, उन वर्ड्स का यूज करते हैं कुछ एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन वो समझना बहुत मुश्किल होता है, उसे जार्गन कहा जाता है। अब एग्जाम्पल इसका क्या ले सकते हैं हम? मेडिकल ले सकते हैं। मेडिकल में इतना कैसे कई सारी चीजें होती है जो टेक्निकली हमें समझ नहीं आती है, अगर कोई हमें बोल के समझाए भी तो वो बाउंसर हो जाती है, नहीं समझ आती है, राइट? तो उसे हम जार्गन कहते हैं। वैसे ही मेडिकल में ऐसे कई सारे टर्म्स हैं, कंप्यूटर में ऐसे कई सारे टर्म्स हैं जिसे समझना मुश्किल होता है, तो उसे जार्गन कहा जाता है। लेकिन एन एरर और मिसप्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा ऑप्शन सी, एरेटम। सारे मीनिंग समझने के बाद हम यहाँ ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वो हमारा राइट आंसर है, विच मीन्स एन एरर या कोई मिस्टेक जो बुक में लिखते समय हो गई है, राइट? प्रिंटिंग में एरर हो चुकी है, उसे कहा जाता है एरेटम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है वाइड स्प्रेड स्केर्सिटी ऑफ फूड। देखिए, वाइड स्प्रेड स्केर्सिटी ऑफ फूड यानी भोजन की व्यापक कमी, भोजन की व्यापक कमी, उसे कहा जाता है वाइड स्प्रेड स्केर्सिटी ऑफ फूड। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए है हंगर, हंगर यानी भूख होता है, राइट? जब हमें भूख लगती है, हमें कुछ खाना होता है तो उसे हम हंगर कहते हैं। ऑप्शन बी है ड्रॉट, ड्रॉट यानी सूखा, यानी अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड देयर इज नो और लिटिल रेन, जब बारिश बिल्कुल ही नहीं है या एकदम ही कम सी है तो उसे ड्रॉट कहते हैं। ऑप्शन सी है पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी गरीबी कहते हैं, ऐसा स्टेट जहां पे बहुत ही पुअर हो, द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर, द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर, उसे पॉवर्टी कहा जाता है, जहां गरीबी बहुत ही ज्यादा है या बहुत ही ज्यादा गरीब है कोई तो उसे पॉवर्टी कहते हैं। ऑप्शन डी है फेमाइन, फेमाइन यानी भूखमरी, लैक ऑफ फूड जिसे कहते हैं, राइट? लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ रीजन, यस, एक लंबे समय तक किसी एक क्षेत्र में इतना खाने की कमी होना कि जिससे किसी की मौत भी हो सकती है, इससे किसी की डेथ भी हो सकती है, उसे फेमाइन कहा जाता है, भूखमारी, जिसे कहते हैं वाइड स्प्रेड स्केर्सिटी ऑफ फूड। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्लियरली क्या है? ऑप्शन डी, फेमाइन, राइट? भूखमारी उसे कहा जाता है वाइड स्प्रेड स्केर्सिटी ऑफ फूड विच कैन इवन कॉज डेथ। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट है केपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन 2 days, 2 तरह से व्याख्या करने में सक्षम। ऐसा केपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड, कोई भी चीज है जो इंटरप्रेट करनी है, बतानी है, उसे 2 तरीकों से बताया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग यानी भ्रामक, नॉट क्लियर यानी कुछ ऐसा जो एकदम ही क्लियर नहीं है इसीलिए कंफ्यूजन है, राइट? या फिर उसे समझना मुश्किल है, और एल्स इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसे कहा जाता है कंफ्यूजिंग। ऑप्शन बी अनक्लियर, अनक्लियर यानी अस्पष्ट होता है, जो कि क्लियर नहीं है, डिफाइनाइट नहीं है, जिसे समझना मुश्किल है, या तो फिर श्योरिटी नहीं है, वो होता है अनक्लियर। ऑप्शन सी है एम्बिगियस यानी अनेकार्थक, that can be understood in more than one way, more than one way, right? उसे कहा जाता है ambiguous, या फिर जिसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हो। लास्ट में ऑप्शन बी है एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट यानी उभयचर, यानी एक ऐसा व्यक्ति, राइट, हु हैज अ बैलेंस ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, बैलेंस ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, उसे कहा जाता है एम्बीवर्ट। उनकी पर्सनालिटी ही वैसी होती है, उन्हें कहाँ इंट्रोवर्ट होना है, कहाँ एक्सट्रोवर्ट होना है, वो अच्छे से जानते हैं, राइट? उन्हें बैलेंस करके वो लोग चलते हैं, उसे कहा जाता है एम्बीवर्ट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था केपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन 2 ways, तो यहाँ उसका राइट आंसर है 2 तरह से व्याख्या करने में सक्षम, दैट इज एम्बिग्यूअस, अनेकार्थक। क्या हुआ उसका मीनिंग? having different meanings that can be understood in more than one way, एक या एक से अधिक तरह से जिसे समझाया जा सकता है, ambiguous. Okay, clear for all? Yes, very good.
फिर नेक्स्ट आता है अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, एक निर्णय जिस पर कोई पीछे नहीं जा सकता, एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा डिसीजन जिससे हट नहीं सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इंट्रैक्टेबल, राइट, यानी असभ्य, रूड, असभ्य। ऑप्शन बी इनविंसिबल यानी अजय, जिसे हराना मुश्किल है, टू स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टू बी डिफीटेड, उसे कहा जाता है इनविंसिबल। ऑप्शन सी है इनवनरेबल यानी अखंडनीय या अभेद्य। इनवनरेबल क्या होता है? इम्पॉसिबल टू हार्म और डैमेज, जिन्हें हार्म पहुंचाना या डैमेज पहुंचाना इम्पॉसिबल है, राइट, उसे कहा जाता है इनवनरेबल। ऑप्शन डी है इररिवोकेबल यानी अटल या फिर अपरिवर्तनीय, which means that cannot be changed, जिसे बदला नहीं जा सकता या फिर उसे रिवर्स भी नहीं कि ना वापस लिया जा सकता है ना बदला जा सकता है। इन शॉर्ट उसे कहा जाता है इररिवोकेबल, that cannot be changed और that cannot be reversed, that is irrevocable। तो यहाँ क्लियरली हमारे जो सेंटेंस है हमारा, अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, एक निर्णय जिस पर कोई पीछे नहीं जा सकता, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ऑप्शन डी, इररिवोकेबल। ओके, यस। तो ये हमारा आज का सेशन था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2। थोड़े ऐसे वर्ड्स थे जो थोड़े से डिफिकल्ट थे, आप इस वीडियो को वापस देख लीजिएगा, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। और अगर कुछ इसमें से भी आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, राइट। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलता रहे। तो अब हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।